यूपीएससी साइंटिस्ट में आपका स्वागत है। आज हम 14 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर्स करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हिम तेंदुआ जो कि मुख्य रूप से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है और लगभग 12 देशों के अंदर जो एशियाई देश हैं उन्हीं में पाया जाता है, जो कि 7 बिग कैट है उसमें से भी एक है। उसमें सबसे कम आनुवंशिक विविधता देखी गई है। तो हम डाइवर्सिटी के बारे में बातचीत करेंगे। उसके बाद हम इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस देखेंगे, फिर आईयूसीएन देखेंगे और फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में जो सैन्य संघर्ष चल रहा है उसको देखते हुए फिर सोचना जरूरी है सेगमेंट के साथ हम आज का डिस्कशन कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हिम तेंदुआ। तो इसका बैकग्राउंड ये है कि टोटल 7 बिग कैट है हमारे सामने। 7 बिग कैट, सभी बिग कैट एक जगह नहीं पाई जाती प्राकृतिक रूप से। जैसे प्यूमा और जगुआर है तो आपको अमेरिकी महाद्वीप में मिलेगी और बाकी जो अन्य बिग कैट्स हैं वो एशिया महाद्वीप में 5 बिग कैट फिर भी आपको देखने को मिल जाती है। ये हमारे इन्वायरमेंट सेक्शन के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी सेक्शन है उसमें कवर अप होगा। हम पहले बेसिक देखेंगे क्योंकि हिम तेंदुआ है उसके अंदर सबसे कम आनुवंशिक विविधता है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो इतने लंबे समय तक ये प्रजाति बनी हुई है। तो ये एक पैराडॉक्स भी है, एक विरोधाभास भी है कि यहाँ पे आनुवंशिक विविधता कम है लेकिन फिर भी ये कैसे बनी हुई रह गई। तो इसके अंदर कुछ टेक्निकल टर्म है जो कि क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उनके बारे में भी बातचीत करेंगे। हम देखते हैं हिम तेंदुआ। तो सबसे पहले जैव विविधता के प्रकार। तो बायोडाइवर्सिटी 3 प्रकार की होती है मुख्य रूप से। कौन कौन सी? आनुवंशिक जैव विविधता, प्रजाति जैव विविधता और परितंत्र की जैव विविधता, यानी जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम की बायोडाइवर्सिटी। अब जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि एक ही प्रजाति यानी एक ही स्पीसीज के अंदर जो जीव होते हैं उनके बीच में जीन के लेवल पर पाया जाने वाला अंतर। जैसे आपने आम खाया होगा तो आम क्या है? एक ही प्रजाति है, उसके अंदर कोई दशहरी है, कोई लंगड़ा है, कोई चौसा है। तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी है किसकी? आम की प्रजाति की। वहीं जैसे डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, उसकी नस्ल जैसे आपने सुनी होगी जर्मन सर्वर्ड है, पग है, लेब्राडोर है, ये क्या है? ये स्पीसीज डाइवर्सिटीज है। अगर हम ये जेनेटिक डाइवर्सिटीज है, सॉरी, अगर हम आगे प्रजाति विविधता की बात करें, स्पीसीज डाइवर्सिटी की, तो इसके अंदर कीवर्ड क्या है? किसी विशेष क्षेत्र में एक एरिया है, यानी एक पार्क मान सकते हो। उस पार्क में के अंदर क्या क्या हो सकता है? उस पार्क के अंदर आपको पेड़ भी मिलेंगे, गिलहरी भी मिलेगी, हो सकता है चूहे भी हो, कुछ पक्षी दाना चुग रहे हो, कुछ पशु हैं जो घास खा रहे हो। तो आपको ऐसी बहुत सारी स्थिति एक पार्क में मिल जाती है। तो उस पार्क के अंदर जितनी प्रजातियां हैं वो उसकी प्रजाति विविधता कहलाती है। किसी विशेष क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, स्पीसीज की संख्या जितनी ज़्यादा तरह की प्रजातियां होती है, विविधता उतनी ज़्यादा होती है। जैसे अमेजन के वर्षा वन है तो वहाँ पे लाखों प्रकार के पेड़ पौधे, कीट वगैरह जानवर पाए जाएंगे। तो वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है बहुत अधिक है। वही जो रेगिस्तान की बात करें तो वहाँ पे कुछ खास प्रजातियां जीवित रहती हैं, तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कम है। वही परितंत्र की डाइवर्सिटी की बात करें तो ये आवास के आधार पर होती है या फिर परितंत्र के आधार पर होती है। जैसे जंगल का के अंदर बायोडाइवर्सिटी अलग होगी, रेगिस्तान की अलग होगी, महासागर की अलग होगी। तो इनके लेवल पर जो अंतर किया जाता है उसे इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी कहा जाता है। अब हमने तीनों प्रकार की बायोडाइवर्सिटी देख ली है तो हम टॉपिक अच्छे से समझ पाएंगे कि ये जो मूल मुख्य रूप से जो टॉपिक है वो आनुवंशिक विविधता की बात करता है। अब हम यहाँ पे प्रजाति विविधता, आनुवंशिक विविधता और परितंत्र की विविधता, इन तीनों को एग्जाम्पल के साथ देखते हुए इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने का प्रयास करेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं कि बिग कैट में कौन कौन शामिल होता है। तो बाघ, शेर, हिम तेंदुआ, तेंदुआ, जगुआर, प्यूमा और चीता। अब जो हिम तेंदुआ है वो सबसे कम आनुवंशिक विविधता वाली बिग कैट है। अब जो ये अलग अलग है इसे हम बोलेंगे प्रजाति विविधता। जो स्पीसीज की डाइवर्सिटी है वो ये है कि 7 प्रकार की कैट यानी बड़ी बिल्लियां हैं। उसमें से हिम तेंदुआ है उसमें सबसे कम विविधता है। कारण क्या है कि इसकी एक छोटी आबादी और आकार भी छोटा, और ये मुख्य रूप से दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं, दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं। 12 एशियाई देशों में इनका निवास स्थल है, देख सकते हैं, इसमें चीन, मंगोलिया और भारत। कोई नकारात्मक गुण? तो प्रजनन से पहले ही मृत्यु। मतलब कि ऐसा नहीं है कि कम आनुवंशिक विविधता है तो इनकी जो तेंदुए थे उनके अंदर नकारात्मक गुण नहीं थे, लेकिन इतनी कम आबादी के कारण वो गुण आगे
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित नहीं हुए और प्रजनन से पहले ही उनमें मृत्यु हो गई। और एक प्रक्रिया है पर्जिंग, यानी शोधन, जैसे प्योरीफाई करते हैं ना, उसी तरह से एक जो जेनेटिक शोधन हो गया इनका। तो कम संख्या के बावजूद भी ये स्वस्थ रह गए। इनको पहाड़ों के भूत के नाम से भी जाना जाता है। हिम तेंदुआ वो सबसे कम आनुवंशिक विविधता वाली विकेट है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब इसमें एक कीवर्ड है म्यूटेशन का शोधन। जैसे होता है ना म्यूटेट करना, जैसे कोई वायरस होता है, कोविड-19 का वायरस था, उसके लिए वैक्सीन बनाई, थोड़े टाइम बाद में क्या है, वायरस म्यूटेट हो गया और फिर वैक्सीन असरदार कम हो गई। तो ऐसी तरह से क्या हुआ कि तेंदुओं के अंदर एक म्यूटेशन की प्रोसेस चली और उस म्यूटेशन की प्रोसेस ने क्या किया, तेंदुओं के अंदर जो भी स्वास्थ्य समस्या पैदा करने वाले खतरे थे, उनको समाप्त कर दिया और कई पीढ़ियों के अंदर जो नकारात्मक बातें थी, वो समाप्त होती रही। इस वजह से ये कम आबादी होने के बावजूद, कम आबादी और कम आनुवंशिक विविधता होने के बावजूद भी आज निरंतर बने रहे हैं। तो यहाँ म्यूटेशन का जो शोधन हुआ है, यानी जो पर्जिंग ऑफ म्यूटेशन है, ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ये ध्यान रखना है। अब इनके सामने खतरे देखें तो एक तो जलवायु परिवर्तन की वजह से खतरा हो रहा है। हिम तेंदुआ कहाँ रहता है? हिम यानी बर्फीले क्षेत्रों में रहता है, पहाड़ों में। बर्फ पिघलेगी तो उसका आवाज़ का नुकसान होगा। अब दूसरा कि प्राथमिक शिकार। अब जैसे जैसे कि बदलाव आ रहे हैं, जैसे साइबेरिया में जो हिम तेंदुए रहते हैं, वो आइसबेक्स या पहाड़ी जो अनगुलेट्स खाते हैं, ये इनको मिल ही नहीं रहे, इनका भोजन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट में चेंज आने की वजह से इस ये जो परितंत्र है इनका, वो प्रभावित हो रहा है। साथ ही जो पशुधन के शिकार के लिए जवाबी हत्याएं की जाती हैं, क्योंकि अब आदमी हैं, अगर वो भी बर्फीले क्षेत्रों में एक ये तरह से मानव पशु संघर्ष है, वो भी एक समस्या का कारण है। और साथ ही इनकी खाल के लिए भी अवैध शिकार किया जाता है। तो इनके सामने खतरे मुख्य रूप से क्लाइमेट चेंज, आवाज़ का नुकसान और प्राथमिक शिकार, यानी इनका जो फूड है उसके लिए अवेलेबिलिटी की कमी, ये लगभग सभी स्पीसीज में कॉमन प्रॉब्लम है। भारत में कहाँ पर पाया जाता है? तो भारत में 5 राज्यों में पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश में। आप इसको याद रख सकते हैं। चीन के साथ बॉर्डरिंग लोकेशन कौन कौन सी है हमारी? लद्दाख है, उसके बाद हिमाचल है, उसके बाद उत्तराखंड है, उसके बाद सिक्किम है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है। तो मतलब जो जो क्षेत्र हमारे चीन के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, उन सब में हिम तेंदुआ पाया जाता है। ये समझने के लिए, याद रखने के लिए ट्रिक है। वैसे हिम तेंदुआ वहाँ पाया जाता है जहाँ पे हाई एल्टीट्यूड, ऊंचाई हो और वर्ष भर वो जो धरातल है, टेरेन है, वो बर्फ से ढका हुआ हो। सबसे ज़्यादा हिम तेंदुए भारत के अंदर लद्दाख में है और सबसे कम है वो जम्मू एवं कश्मीर में है। ये आपको ध्यान रखना है। अब IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। वो अपनी एक रेड डाटा लिस्ट निकालता है, रेड लिस्ट। इसके अंतर्गत वो विभिन्न प्रजातियां, यहाँ पे ध्यान रखना है, वो प्रजाति केवल पशु नहीं होनी चाहिए, जानवर नहीं होनी चाहिए, उसमें पौधे भी आ सकता है और अन्य भी प्रजातियां सम्मिलित हैं। तो ये कोई प्रजाति कितनी विविधता में है, पर्यावरण में कितनी परितंत्रों में उपलब्ध है या वो समाप्त होने वाली है, उसकी जो संख्या है उसके आधार पर ये एक सर्वे करते हैं। और IUCN की जो रेड लिस्ट है उसके अंदर टोटल 9 प्रकार का आकलन शामिल होता है। पहला एक्सटिंक्ट, यानी एक ऐसी प्रजाति जो पूर्णतः विलुप्त हो गई है। दूसरी एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, यानी EW, ये जो शॉर्ट नेम है ये भी ध्यान रखना है। तो जंगल में विलुप्त हो गई है, यानी कि चिड़ियाघर या वगैरह या फिर कहीं पर ऐसे संरक्षित क्षेत्रों में वहाँ पर वो आपको मिल सकती है, लेकिन मुक्त रूप से जंगल में विचरण करती हुई नहीं मिलेगी। उसके पश्चात देखिए हम, तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये थोड़ा कम गंभीर है, मतलब गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, आपको उसको ध्यान देने की आवश्यकता है और मुख्य रूप से ध्यान देने की स्पेसिफिक उसके लिए प्रोग्राम चलाए जाएं, वरना वो विलुप्त होने के पहुंच जाएगी। वही इंडेंजर्ड है, यानी संकटग्रस्त है। वल्नरेबल है, यानी असुरक्षित है या संवेदनशील है। हिंदी में आपको इनके नाम अलग अलग मिल सकते हैं। जैसे संकटग्रस्त के लिए लुप्त प्राय शब्द यूज होता है, असुरक्षित के लिए संवेदनशील होता है, लेकिन इंग्लिश में आपको यही मिलेगा। इसके अलावा नियर थ्रेटन, मतलब जो भविष्य में संकटग्रस्त हो सकती है। लीस्ट कंसर्न, यानी जिनमें चिंता हो सकती है। डेटा डिफिशिएंट, जिसके आंकड़ों की कमी है
और नॉट इवोल्यूटेड जिनका इवोल्यूशन नहीं किया गया है। ये टोटल 9 प्रकार के हैं। सामान्यतः प्रश्न क्या बनता है, एक तरफ प्रजाति का नाम होता है और दूसरी तरफ ये होता है कि वो आईयूसीएन की कौन सी लिस्ट में शामिल है, एक्सटिंक्ट है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, ये सारी चीज़ों की बात करते हैं हम। अब हम देखे जाएं तो जो बिग कैट की बात कर रहे थे हम हिम तेंदुआ, तो हिम तेंदुआ किसके अंदर आता है? हम हिम तेंदुआ देख सकते हैं स्नो लियोपोर्ड, ये वल्नरेबल में आता है, यानी आयुष्यन का स्टेटस है इसका जो वल्नरेबल है, और इसका जो शोर्स है वो भी आयुष्यन ही है इस पिक्चर का। अब हम आगे देखते हैं बिग कैट्स के बारे में। तो भारत में संरक्षण प्रयास क्या क्या किए गए? प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड चलाया हमने, 2009 में शुरू किया। वही जो 5 राज्य जिनकी हमने बात की थी, कौन कौन से? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इन 5 राज्य और यूनियन टेरिटरी जो पॉलिटिकल यूनिट्स है हमारी, इनमें ये पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? लद्दाख में। सबसे कम कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। तो उद्देश्य क्या है इसका कि इनके संरक्षण को बढ़ावा देना और जो लोकल कम्युनिटी उनके साथ सहयोग करना। अब हिम तेंदुआ का जो आवास है वो मुख्य रूप से देखा जाए तो भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना, उसके 50 से 100 किलोमीटर के भीतर ही है। तो ये भी एक लाइन है कि भारत में हिम तेंदुआ है वो चीन के बॉर्डर के साथ लगभग 50 से 100 किलोमीटर का जो एरिया वहीं पाया जाता है। अब हाल में क्या हुआ है कि हम चीन के साथ जो हमारी रणनीतिक स्थिति है, सामरिक स्थिति है, उसकी वजह से हम बॉर्डरिंग एरिया में बहुत बड़ा लेवल पर बुनियादी ढांचा यानी हाईवे, एयर स्ट्रिप या फिर बड़े बड़ी अवसंरचनाएं बना रहे हैं ताकि हम भविष्य में चीन के साथ सैन्य संघर्ष की स्थिति में हम एक मजबूत स्थिति में रहें। लेकिन इस वजह से जो बुनियादी ढांचा बन रहा है, उस वजह से जो इस क्षेत्र जो टेरेन है उसका हैबिटाट है वो चेंज हो रहा है। इसके साथ इतने समय तक तो समस्याएं कम थी क्योंकि जो उनका टेरेन था, उनका जो आवास क्षेत्र था, उसमें कम हस्तक्षेप था। धीरे धीरे मानव का हस्तक्षेप बढ़ रहा है हिम तेंदुआ के प्राकृतिक आवास में। तो ये कम आनुवंशिक विविधता है, ये भविष्य के लिए खतरा बन सकती है। जैसे जलवायु परिवर्तन की वजह से बर्फ पिघलेगा, नई बीमारियां, मानव जनित दबाव, इन सब के कारण ये जो इनमें म्यूटेशन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जितनी रिच डाइवर्सिटी रहती है, जितनी जैव विविधता अधिक होती है, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी की हो, बायोडाइवर्सिटी के अंदर चाहे वो जेनेटिक हो चाहे स्पीसीज हो, जितनी जैव विविधता अधिक होगी उतनी उसकी जो जीवित रहने की या जो खतरे हैं उनसे लड़ने की या फिर अडेप्टेशन करने की संभावना अधिक रहती है। अब रिसर्च में भी चुनौतियां हमारे यहाँ पे क्या है, सैंपल इकट्ठे करने बहुत कठिन है क्योंकि जो ज्योग्राफी है वो काफ़ी टेरेन है वो काफ़ी दुर्लभ है। इसके साथ परमिट नहीं मिलता, एनवायरमेंट क्लीयरेंस नहीं मिलती, नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी बड़ी बाधाएं। आगे की राह क्या है कि अनियंत्रित विकास और बड़ी अवसंरचना परियोजनाएं उन पर लगाम लगाना, ठीक है, ताकि जो ये नाजुक पर्वतीय परिस्थिति तंत्र है हमारा, इसको हम बचा सकें। अब हम देखते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ये इससे जुड़ा हुआ थीम है इसलिए हमने इसको कवर किया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट गठबंधन। तो इसमें कौन कौन सी बिग कैट शामिल होती हैं? टोटल 7 बिग कैट शामिल होती हैं। तो पहला हम बात करते हैं लेपर्ड की। आप आए दिन समाचार पत्रों में सुनते होंगे कि तेंदुआ बच्चा उठा के ले गया, तेंदुए ने 4 लोगों पे हमला कर दिया। तो पहला ये। दूसरा हम बात करते हैं शेर की लोयन। ये भारत में कहाँ मिलता है? एशियाटिक लोयन जो कि गिर में मिलता है। तो दूसरा, और तीसरा बात करें टाइगर की, तो ये हमारे लगभग भारत के विभिन्न क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलता है और इसे प्रोजेक्ट टाइगर के माध्यम से हम संरक्षित कर रहे हैं। अब चौथा हमारे पास है सोनो लियोपोल्ड यानी हिम तेंदुआ। ये हिमालय क्षेत्र में 5 राज्यों में मिलता है जिसकी हम बात कर चुके हैं। अब पांचवा चीता, ये प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं पाया जाता है क्योंकि ये भारत में विलुप्त हो गया था। अभी हाल ही में हमने अफ्रीकी देश नामीबिया से कुछ चीते लाए थे और उनको जो कूनो है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर उनको संरक्षित किया गया था। तो भारत में चीता भी मिलता है। तो मुख्य रूप से जो 5 बिग कैट है वो भारत में वर्तमान में पाई जाती है, एक तरह से नेचुरल हैबिटाट में है। वही बात करें जैगुआर की और प्यूमा की, ये दोनों प्रजातियां अमेरिकी क्षेत्र यानी उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका उस क्षेत्र में पाई जाती है। अब ये जो इनिशिएटिव है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसकी शुरुआत भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी
और 2023 अप्रैल में मोदी जी ने इसको शुरू किया था और ये वैश्विक पहल है। इसका उद्देश्य क्या है? इन जो 7 बिग कैट्स है, इनके पर्यावासियों को, इनके आवास को संरक्षण करना। अब 7 बिग कैट हमने देख लिए हैं, बाघ है, शेर है, हिम तेंदुआ है, जगुआर है, प्यूमा है और चीता है। भारत में कौन-कौन से पाए जाते हैं ये भी हमने देख लिए, बाघ, शेर, हिम तेंदुआ और तेंदुआ। चीता जो हाल में अफ्रीका से लाए थे। भारत में कौन सा नहीं पाया जाता? तो जगुआर और प्यूमा भारत में नहीं पाए जाते, ये अमेरिकी क्षेत्र में निवास करते हैं। अब हम वापस देखते हैं कि आयुष्मान की लिस्ट एक बार देख लेते हैं कि विलुप्त यानी एक्सटिंक्ट पूर्णतः समाप्त हो गई है। जंगल में विलुप्त एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी भविष्य में वो जंगल में विलुप्त हो सकती है, यानी एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड हो सकती है। इंडेंजर्ड यानी वो भविष्य में क्रिटिकली इंडेंजर्ड में जा सकती है। संवेदनशील मतलब उन पे संरक्षण प्रयास करने की आवश्यकता है, वरना भविष्य में वो इंडेंजर्ड में जा सकती है। तो इस तरह से एक क्रोनोलॉजी बन रखी है इनकी और ये हमें समय समय पर इसको अपडेट करता है IUCN। और हाल ही में आबू धाबी में इसकी एक मीटिंग हुई है जहाँ पे इस लिस्ट को अपडेट किया गया है, तो हम उसके अपडेट्स भी आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस आबू धाबी में आयोजित हुई है और इन्होंने एक मुख्य रूप से जोर किस पे दिया है कि प्रकृति आधारित पुनरुद्धार, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता, इन सब पे हमने काम करना पड़ेगा। हमें जैव विविधता को बढ़ावा देने पे काम करना पड़ेगा, नेचर बेस्ड जो सॉल्यूशन है, रिस्टोरेशन है, उस पर फोकस करना पड़ेगा और क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए हमें कुछ उपाय करने पड़ेंगे ताकि हम जो डाइवर्सिटी है हमारी उसको बनाए रख पाएँ। अब खतरा क्या है? IUCN ने बहुत सारे पक्षी हैं और जो सील है ये मुख्य रूप से ऐसे जीव हैं, हम फोटो में देख सकते हैं, अलग-अलग प्रकार के सील्स होते हैं। ये ये मुख्य रूप से बर्फीले क्षेत्र जो कि आर्कटिक या अंटार्कटिक है, वहाँ पे पाए जाते हैं। और हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आर्कटिक, अंटार्कटिका की बर्फ पिघल रही है, उसका नुकसान इनको भी होगा कि ये सील है, इनके जीवन को खतरा उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पे जो सील का स्टेटस है उसको भी बदला गया है। कारण क्या है? आवास का चलन। जैसे लकड़ी काटने के लिए या कृषि के विस्तार के लिए जो पेड़ काट दिए जाते हैं, उनसे पक्षियों को खतरा उत्पन्न होता है। वही ग्लोबल वार्मिंग है, मानवीय गतिविधियां हैं, समुद्री यातायात है, खनन है, तेल निष्कर्षण है, औद्योगिक मछली पकड़ना है, इन सब की वजह से सील है उसके लिए खतरा है। और ग्लोबल वार्मिंग सील के लिए आवास भी खत्म कर रहा है। कैसे? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, तो सील किस में रहता है? बर्फीले क्षेत्रों में बर्फ में रहता है और बर्फ पिघलेगा, क्या होगा? उसका आवास सिकुड़ जाएगा। तो जो हुडेड सील है उसको इंडेंजर्ड में शामिल किया गया है। इम्पोर्टेंट नहीं है, हिम तेंदुआ इम्पोर्टेंट था, उसको हमने देख लिया, लेकिन फिर भी हुडेड सील का ध्यान रखना है, ये इंडेंजर्ड में है। और वही जो दाढ़ी वाले यानी बियर्ड और हार्प सील है उसको संकटग्रस्त में वर्गीकृत किया गया है। अब हम संकटग्रस्त देखें तो संकटग्रस्त का मतलब क्या होता है? संकटग्रस्त का मतलब होता है आपके लुप्तप्राय। संकटग्रस्त यानी लुप्तप्राय। तो इनके इंग्लिश टर्म में अंतर मिल सकता है, आप हिंदी में इसकी टेबल बना सकते हैं और भविष्य में इस टेबल के सामने जो भी स्पीसीज है ज़्यादा ही न्यूज़ में रहती है तो उस टेबल के सामने उस स्पीसीज का नाम लिख सकते हैं। एग्जाम तक 10 15 20 स्पीसीज ही होगी, लेकिन हाँ अभी अगर ये लिस्ट नहीं बनाई, एग्जाम तक वेट किया तो बाद में मैगजीन्स वगैरह में जो स्पीसीज की लिस्ट आती है वो बहुत बड़ी होती है और उसमें काम की बिना काम की सारी स्पीसीज उसमें शामिल कर दी जाती है जिनकी आवश्यकता ही नहीं होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सैन्य संघर्ष हो रहा है, दोनों लड़ रहे हैं और ये सैन्य संघर्ष डूरंड रेखा पर हो रहा है। आपको पता होगा ये मोर्टिमर ड्यूरेंट ने इस रेखा को बनाया था। ये 1893 में इस डूरंड रेखा को खींचा गया था और उस समय पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था। ये इंटरनेशनल रिलेशन में भी कवर होगा और थोड़ा आप इसको हिस्ट्री में जाके भी देख सकते हैं कि डूरंड लाइन क्या है क्या नहीं है, इन सब की चीज़ के बारे में। अब स्थिति देखी जाए तो डूरंड लाइन सीमा है, उस यानी बॉर्डर है, उस पर भीषण लड़ाई दोनों पक्षों में हो रही है। ये डूरंड लाइन, ये वाली डूरंड लाइन है। अब इधर से अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की आर्मी है, ये आपस में लड़ रहे हैं। मुख्य रूप से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर जो यहाँ पे चेक पॉइंट्स हैं, लोकेशंस हैं, वहाँ पे संघर्ष चल रहा है। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान के अंदर वर्तमान में सत्ता तालिबान के हाथ में, तो उसने बिना किसी उकसावे के हमला किया। तो तालिबान ने बोला था 2 दिन पहले आपने जो हमारे क्षेत्र पे हमला किया था, ये उसका जवाब था।
बेसिकली कुछ नहीं है, एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है टीपीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तो उसका काम ही क्या है कि वो पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी हमलों को अंजाम देता है। उसका उद्देश्य है कि पाकिस्तान के अंदर शरिया कानून लागू हो, जैसे अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने अपना इस्लामी अमीरात स्थापित किया है। तो टीटीपी का टारगेट क्या है कि वो पाकिस्तान में ये सत्ता स्थापित करें। तो इसलिए टीटीपी पाकिस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में बार बार हमले करता रहता है। और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर यह आरोप लगाया है कि जो टीटीपी के लड़ाके हैं ये पाकिस्तान में आते हैं, हमला करके वापस भाग जाते हैं। अब इसके कारण क्या है? मुख्य रूप से एक ही कारण नहीं है। पहला तो नज़रिया यानी अप्रोच। एक्चुअली हुआ क्या है कि पाकिस्तान है उसने तालिबान को बड़ा कर किया है। एक तरह से जब तालिबान का राइज़ हो रहा था तो अमेरिकी सपोर्ट से तालिबान का राइज़ हो रहा था, तो पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिकी सपोर्ट तालिबान को मिल रहा था। तो तालिबान लंबे समय तक अमेरिका और पाकिस्तान का सहयोगी भी रहा था। ये अलग बात है कि जो 9/11 का टेरर अटैक हुआ था उससे पहले अलकायदा को सह देने की वजह से अमेरिका तालिबान का विरोधी बन गया। लेकिन फिर भी पाकिस्तान हमेशा तालिबान को ऐसा ही लगता है कि ये तो अपना ही आदमी है, एक तरह से इसको अपनी कठपुतली या जागीर समझता है। लेकिन वर्तमान में जो तालिबान का स्वरूप है वो बहुत अलग है। ये खुद में एक इंडिपेंडेंट पावर है और ये किसी के अधीन रहना नहीं चाहता। तालिबान के जो विदेश मंत्री हैं वो भी भारत भी आए थे। रूस ने तालिबान को शासित जो अफगानिस्तान है उसको एज ए स्टेट मान्यता दी है। तालिबान के जो मिनिस्टर्स है वो डील करते हैं चीन के साथ भी। तो ये बहुत सारे कारण हैं कि अब तालिबान कोई पाकिस्तान की कठपुतली नहीं है। दूसरा कारण क्या है? और वो कठपुतली मान रहा है, इसी वजह से दिक्कत हो रही है। दूसरा कारण क्या है? टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ये आतंकवादी संगठन है जो पाकिस्तान में टेरर जो घटनाएं उनको अंजाम देता है और फिर वापस अफगानिस्तान में भाग जाता है। तो इसलिए पाकिस्तान ने जो हमले किए थे वो यही बोला था कि मैंने तो टीटीपी पे हमले किए थे, लेकिन अफगानिस्तान ने बोला कि आप हमारी संप्रभुता का उल्लंघन कर रहे हैं और आपस में इनमें संघर्ष छिड़ गया। तीसरा है अफगान शरणार्थियों का मुद्दा। आपको पता होगा कि लगभग 20 वर्षों तक अफगानिस्तान के अंदर जो अमेरिका समर्थित जो सैन्य बल थे उनका शासन था। तो तालिबान था वो मुख्य रूप से ग्रामीण जो इलाके थे उन तक सिकुड़ा हुआ था। तो जो ये अमेरिका समर्थित आर्म्ड फोर्सेस और तालिबान के बीच में हिंसक सैन्य संघर्ष चलता रहता था और उसी सैन्य संघर्ष की वजह से अफगानिस्तान के बहुत सारे लोग इन 20 सालों के अंदर भाग के पाकिस्तान में आए। अब पाकिस्तान क्या हुआ, जैसे ही अमेरिका चला गया 2021 के अंदर, उसके बाद पाकिस्तान ने इन अफगान शरणार्थियों को ज़बरदस्ती निकालना शुरू कर दिया और तालिबान ने इसे एक तरफा और अपमानजनक बताया। और पाकिस्तान की भी यहाँ पे गलती है क्योंकि इसने लगभग 20 सालों तक तो इनको समर्थन दिया और फिर समर्थन क्यों खींच लिया? ये सोचना का विषय है कि जब तक अमेरिका पाकिस्तान अफगानिस्तान में था तो पाकिस्तान को अमेरिका बहुत अच्छा सहयोग देता था। धीरे धीरे वो सपोर्ट कम हो गया तो पाकिस्तान के लिए अभी अफगान शरणार्थी एक तरह से मजबूरी बन गई। और दूसरा ये भी पाकिस्तान बार बार जो सीमाएं हैं, एक तो तोरखम है और चमन है, ये आप याद रख सकते हैं। तोरखम और चमन सीमाएं हैं, इन सीमाओं को पाकिस्तान जब चाहे बंद कर देता है। तो अफगान में इसको लेकर भी नाराज़गी है। और दूसरा पाकिस्तान की जो अफगान पॉलिसी है, यानी अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान की क्या नीति रहनी चाहिए, उस पर जो इनकी जो लोकप्रिय सरकार है, चाइनीज़ सरकार है, उसका कोई भी लेना देना नहीं है। पूरी मिलिट्री का कंट्रोल है। यानी इसको इस्टेब्लिशमेंट वर्ड का यूज़ किया जाता है पाकिस्तान में कि जो अफगान नीति है वो इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में है, इनकी खुद के हाथों में कुछ है ही नहीं। तो इस वजह से ये संघर्ष बढ़ रहा है और हाल ही में इसका आरोप भारत पर भी लगाया गया है कि भारत तो तालिबान टीटीपी वगैरह को सहयोग कर रहा है, वो जो कि काफ़ी बेतुकी बात है। अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान को स्वतंत्र देश की तरह सम्मान नहीं देता है, ठीक है, और वो भारत और टीटीपी के लिए काबुल यानी अफगानिस्तान इन दोनों को दोष देता रहेगा तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो रिश्ते भविष्य में और भी खराब होंगे। और तालिबान अब अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बना रहा है तो ये चांस ही नहीं है कि वो पीछे हट जाए। तो इसलिए पाकिस्तान को संभलने की आवश्यकता है। अब सोचना जरूरी है सेगमेंट में बात करेंगे। बहुत सारी न्यूज़ है जिनको हम सोचना जरूरी है सेगमेंट में ब्रीफली कर लेंगे। आप चाहे तो न्यूज़पेपर में देख सकते हैं, हम एक एक दो लाइन में इनकी समरी देख लेंगे जो एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अब बात करें गाजा घोषणा पत्र, तो ये गजा में शांति स्थापना के लिए हुआ है और हमास ने जो इसराइल के जो 20 जीवित बंधक थे उनको रिहा कर दिया गया है। तो एक तरह से हमें मध्य पूर्व में एक तरह से शांति देखने को मिल रही है, जो हमास यानी गजा
और इजराइल के बीच में जो संघर्ष चल रहा था वो अब कहीं न कहीं समाप्त होता दिख रहा है। और हम कल एक डेवलपमेंट भी देखेंगे कि जो मिस्र का एक जगह है जिसका नाम है शर्म अल शेख, ये आपने नाम सुना होगा। इस जगह पर इजिप्ट है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा सम्मेलन भी हो रहा है गाज़ा में शांति की स्थापना के लिए। अब दूसरा बिंदु हमारा सोचना ज़रूरी में क्या है, खुदरा मुद्रास्फीति, यानी जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो 1.54% है, यानी 8 साल के निचले स्तर पर है। ये थोड़ी-सी विकट स्थिति है क्योंकि जब महँगाई बहुत कम हो जाती है, तो इसका मतलब बाज़ार में माँग नहीं है और ये काफ़ी अलग स्थिति को दिखाता है हमारे। और इससे निवेश भी प्रभावित होता है। तो खुदरा मुद्रास्फीति के बारे में इसमें भविष्य में डेफ़िनेटली आर्टिकल आएँगे, तब उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो करूर, आपको पता होगा, जो थलपति विजय जो कि एक एक्टर है तमिलनाडु के, उनकी पॉलिटिकल पार्टी की कोई रैली थी, उसमें भगदड़ में 41 लोगों की डेथ हुई थी। उसकी अब सीबीआई जाँच होगी, ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। जो नए कानून लागू हैं, उनके लिए राजस्थान में 2 सिद्धि दर है, वो 18% बढ़ी है। नए कानून आपको पता होगा, जो आईपीसी था, इंडियन पीनल कोड, उनकी वजह जगह से हम भारतीय न्याय संहिता हम लाए, तो ये अलग-अलग कानून हम लेके आए। तो जो क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म है, उसकी वजह से 80% कन्विक्शन रेट बढ़ा है, ऐसा गृह मंत्री ने कहा है, जो केंद्रीय गृह मंत्री उन्होंने। भारत ने जो एआई शिखर सम्मेलन, भारत एआई शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा, जो गत वर्ष कहाँ पर हुआ था? जो गत वर्ष हुआ था पेरिस में। उससे पहले कोरिया में हुआ था, उससे पहले यूके ब्रिटेन में हुआ था, जहाँ पे बैचलर डिक्लेरेशन आया था कि जब होगा तब हम इसको अच्छे से कवर करेंगे। जो कार्नी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको भारत ने आमंत्रित किया है। एक तरह से जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे, तब भारत और उनकी रिश्ते बहुत खराब हो गए थे, भारत और कनाडा के। अब उनको कहीं न कहीं देख रहा है कि वापस से वो एक तरह से पटरी पर आ रहे हैं, व्यापार वार्ता भी फिर से शुरू करेंगे, जो कि पहले बंद हो चुकी थी। अब एक सीआरएस, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, ये मुख्य रूप से जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, गृह मंत्रालय, उसके अंतर्गत इसको रजिस्ट्रेशन किया जाता है। और जो व्यक्ति जन्म और मृत्यु का पंजीकरण वगैरह है, वो एक तरह से कानूनन उनको दर्ज करना आवश्यक है। और जो सीआरएस का सिस्टम है, उसका रिपोर्ट ये बोलता है कि जन्म की संख्या में कमी हुई है और मृत्यु दर में मामूली वृद्धि हुई है। ये दिखाता है कि कहीं न कहीं भारत की आबादी है, वो कम हो या स्थिरता की ओर बढ़ रही है। क्योंकि जो हमारा जो प्रतिस्थापन रेशियो है, वो भी हमारा जो वो है, वो 2 के आसपास पहुँच रहा है एवरेज। अब एक आर्टिकल था राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम पर्यावरणीय उत्तरदायित्व। अब दिक्कत क्या आ रही है कि जो अभी हमने हाल ही में देखा था हिमाचल प्रदेश वगैरह के अंदर भयंकर भारी तबाही हुई थी। उस तबाही की वजह से ये है कि हम जो भी वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट वगैरह बना रहे हैं, अभी हमने हिम तेंदुआ वाले आर्टिकल में भी देखा था कि चीन के बॉर्डर पर हमारे बहुत सारा बुनियादी ढांचा बढ़ रहा है। अब बुनियादी ढांचा क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी की बढ़ा रहे हैं, आवश्यक है। चीन के साथ भविष्य में संघर्ष हो, उस स्थिति में हम मजबूत स्थिति में रखें। और पूर्व में हमारे पास ऐसा अनुभव है 1962 में कि हमने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, तो हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। और चाइना अगर डेवलप कर रहा है उस साइड बुनियादी ढांचा, तो इस तरफ हमें भी ये करना पड़ेगा। तो राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम पर्यावरणीय उत्तरदायित्व एक दुविधा है, इसे आप देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ग्रीन ट्रांजिशन। तो ये ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? देखो, जहाँ पर भी ये शब्द मिले ग्रीन, तो सामान्य बात है कि यहाँ पे कार्बन है ना, उसका उत्सर्जन तो बहुत होगा कम। जैसे हम बात करें एनर्जी ट्रांजिशन, तो वहाँ पे एनर्जी ट्रांजिशन में हम क्या करते हैं कि ग्रीन की तरफ, ग्रीनर की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम कोयला यूज़ करते हैं तो कोल गैसिफिकेशन की तरफ जाएंगे। कोल गैसिफिकेशन यूज़ करते हैं तो हम नेचुरल गैस की तरफ जाएंगे। नेचुरल गैस है तो हम सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा की तरफ जाएंगे। मतलब आपको हरित ईंधन की तरफ आगे बढ़ना है, यही ग्रीन ट्रांजिशन कहलाता है सामान्यतः। अब भारत की वृद्धि दर के बारे में अलग-अलग अनुमान है। आईएमएफ ने रिसेंटली अपने अनुमानों को बढ़ाया है और ये अनुमान थोड़े इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि विश्व में जो अधिकांश इकोनॉमी है, उनकी जो ग्रोथ रेट है वो 1% 2% ही है। भारत की अभी भी ग्रोथ रेट है वो 6 से 7% के बीच में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा आँकी गई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। अब एक विचार ये था कि भई जाति आधारित भेदभाव है, उसको संबोधित करना बेहद आवश्यक है। यानी हमने एक तरह से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, इनके आधार पर जो भेदभाव होता है, ये तो हम देखते ही हैं, लेकिन कास्ट बेस्ड भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। इसको संबोधित करना आवश्यक है। अब समय आ गया कि जाति के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है, उसे भी समाप्त किया जाए। साथ ही जो डोनाल्ड ट्रंप है,
उन्होंने इजराइल की संसद को संबोधित किया है अभी, क्योंकि वो अभी आपको पता है कि गाजा का समझौता हुआ था, गाजा में शांति समझौता हो रहा है मिस्र में, तो और हमास ने 20 बंधकों को भी छोड़ दिया, तो इस खुशी में वो आए हैं और इजराइल ने बहुत सारा क्रेडिट ट्रंप को दिया है। इस पर भविष्य में और चर्चा होगी। मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व, जिसको हम पश्चिम एशिया भी कहते हैं, इसके बारे में हम एक दिन एक साथ ही चर्चा कर लेंगे। ये डेली डेली न्यूज़ में आता है, डेली डेली कवर अप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम इसको सोचना ज़रूरी है सेगमेंट में, वैसे भी देख लेते हैं कि इसमें क्या कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, क्या क्या बातचीत है। अब आपके लिए कुछ होमवर्क है। एक आप देख सकते हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध की धुरी क्या है, आप ये देख सकते हैं। एक आप जीसीसी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ये भी देख सकते हैं। जीसीसी तो का तो क्वेश्चन भी यूपीपीसीएस में आया था कल, जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर हमने देखा था यूपीपीसीएस के अंदर कि उन्होंने यही पूछा था कि, और उसमें आंसर ये था कि इराक और ईरान हैं वो जीसीसी के मेंबर नहीं हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो आपको पता होना चाहिए कि गल्फ स्टेट्स कौन कौन से हैं, ये भी संकल्पना, ये सारे मध्य पूर्व में, इसको हम एक साथ एक दिन कवर करेंगे। यूपीएससी ने 2016 में प्रश्न पूछा था, तब उसमें विकल्प था ईरान की, तो आंसर आपका आ सकता था कि ईरान है वो यूसीसी का मेंबर नहीं है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का सदस्य नहीं है। लेकिन इस बार थोड़ा यूपी में जो प्रीलिम्स का पेपर है उसमें इराक भी था, तो उससे हम देख सकते हैं कि जब 2016 में यूपीएससी ने पूछा है और वापस 2025 में यूपीपीसीएस पूछ रहा है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की क्या इंपॉर्टेंस है, उनका पोस्टमार्टम करना ज़रूरी है। और जो संस्थान एक बार पेपर में आ जाए फिर उसके बारे में हल्का सा गहन अध्ययन बेहद आवश्यक है। इसी के साथ आज का डिस्कशन हम पूरा करते हैं। आप हमसे सोशल मीडिया हैंडल पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से आपको पीडीएफ मिल जाएगी और यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगा। और आपके कोई सुझाव हो तो आप टेलीग्राम के अंदर किसी पोस्ट के कमेंट सेक्शन में जाके हमें सुझाव भी दे सकते हैं। और पिछले काफ़ी दिनों से गैप रहा था, उस गैप को हम आने वाले समय में जो इम्पोर्टेंट थीम्स है उसको भरने का पूरा प्रयास करेंगे, कोई थीम छोड़ेंगे नहीं। आपको बेशक लग सकता है कि किसी थीम को 3 या 4 लाइन में कवर किया गया है, बट उसकी इम्पोर्टेंस इतनी है इसलिए उसको इतना ही समय दिया गया है। और कुछ थीम्स ऐसी होती है जिनको एक साथ भविष्य में कवर अप किया जाता है, तो इसलिए भी उन थीम को छोड़ दिया जाता है। थैंक यू।